2024 चुनाव से पहले अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासकर मुजफ्फरनगर और शामली, जहां कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, पिछले साल यहां पे भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो यहां पे भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो हालात बड़े खराब नजर आ रहे हैं। और बात की जाए कहीं ना कहीं संजीव बालियान, जो यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको लेकर भी जनता में कहीं ना कहीं विरोध है। ये विरोध क्यों हुआ, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? आपने देखा कभी मुजफ्फरनगर में 6 की 6 पे भाजपा हुआ करती थी, शामली क्लीन स्वीप हो गया, मुजफ्फरनगर में 1 रह गई। ये जो लगातार लोगों में विरोध होता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, 2017 का जो इलेक्शन था वो एंटी इनकम्बेंसी था। जो सपा के राज्य का जो सबसे भयंकर दंश अगर किसी इलाके ने झेला था, जो सबसे दंगों की जो मार झेली थी, जो अत्याचार हुआ था, वो इसी इलाके में हुआ था। तो बेसिकली उस समय पोलराइजेशन हो गया था। लगभग सारी ही बिरादरियाँ, खासतौर से जाट बिरादरी 90% बीजेपी के फेवर में चली गई थी। परंतु अब हम आते हैं, अब ये 2000 ये जो अब वाला जो इलेक्शन हुआ, 22 वाला जो इलेक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, इस पे आके विश्लेषण करें तो इसमें हमें जानकारी मिलेगी कि देखिए, जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिए, जिन लोगों को पदाधिकारी बनाए, वे लोग फेल हुए। बहुत से टिकट ऐसे थे जिनकी बहुत ज़्यादा विरोध थी। आप ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे थे जो कि अनपढ़ थे, गंवार थे, अंगूठा टेक थे, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं थी, जो कार्यकर्ता या आम जनता जो उनके पास काम लेके पहुंचती थी उसके साथ क्या व्यवहार करना है जी, इसकी जानकारी नहीं थी। उससे विरोध बना और विरोध का परिणाम सबके सामने है। कुछ बहुत ही अच्छे लोग भी हारे। उसकी हार का कारण मैं बताता हूँ। प्रदेश, हमारी जो बेल्ट है वो गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे आधारित है, कृषक बेल्ट है। हमारे देश का सब कुछ जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें व्यापारी हो या कृषक हो, ये बेसिकली अगर खेती गन्ना सही मुनाफा दे रहा है तो सबको फ़ायदा होगा। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल के बाद मजदूरों को इतना फ्री में राशन मिल गया कि मजदूरों की मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस वजह से कृषि की लागत बढ़ती चली गई, फर्टिलाइज़र्स की कीमत बढ़ती चली गई, परंतु कृषक को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। जब कृषक ये उम्मीद लगाए बैठा था, यहाँ के हमारे नेता डॉक्टर संजीव बालियान ने जब ये मांग करी कि कम से कम 30 से 40 रुपये गन्ने पर बढ़ाए जाएं, तो मात्र 25 रुपये बढ़ाए गए थे, वो भी बहुत ही कहने सुनने पर, जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। किसान की नाराज़गी देखनी पड़ी। दूसरी बात, इन्होंने गन्ने, जब किसान से ये कहते हैं बीजेपी वाले कि बीजेपी की सरकार, मैं बीजेपी की सरकार में ना तो पदाधिकारी हूँ ना सरकार से जुड़ा हुआ, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, इसलिए मैं उनकी भी गलतियाँ खुल के कह सकता हूँ। जब बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हमें कृषक से, किसानों से बिल नहीं चाहिए, बिजली का बिल नहीं चाहिए, तो जब तुम्हें बिल ही नहीं चाहिए तो मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है? ये मीटर लगाना है जो इन्होंने लगाने की शुरुआत करी, ये किसान नेताओं को इसके ठेके दे दिए। अब ये किसान नेता एक तरफ तो पैसे कमा रहे इसी सरकार से ये मीटर लगाने के, और दूसरी तरफ यही लोग किसान को भड़का रहे हैं बीजेपी की सरकार के खिलाफ। अब ये बात, ये जो सरकार के शीर्ष नेतृत्व है उनकी समझ में आ नहीं रही। हालांकि गन्ना मंत्री हमारे क्षेत्र के थे सुरेश राणा जी, योगी आदित्यनाथ जी के बड़े खासम खास थे। उन तक क्यों ये बात नहीं पहुंची, सुरेश राणा जी ये बात क्यों नहीं पहुंचा पाए, उसका परिणाम सुरेश राणा जी गन्ना मंत्री को स्वयं भुगतना पड़ा अपनी सीट हार कर। आज भी अगर ये बात वो क्लियर नहीं करवा पा रहे तो किसानों की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ गोवंश से जो नुकसान हो रहा है, आप भी किसान हैं, ये सब किसान हैं, हम भी ज़मीन वाले आदमी, हम भी किसान हैं। आज की तारीख में ये गोवंश जितना नुकसान किसान को पहुंचा रहे, इतना किसी को नहीं पहुंचा रहे। भाई या तो इन्हें वापस से कटान में भेज दो, किसान का साफ साफ कह रहा हूं मैं, या तो इन्हें कटान में भेजो या गौशाला बनाओ। माननीय डॉक्टर संजीव बालियान एकमात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, क्या देश का ऐसा नेता है जो इस विषय को समाधान के बारे में सोच रहा है। उस व्यक्ति के ये टांग काटने से बाज नहीं आ रहे। प्रदेश सरकार भी मुझे लगता है कि उसका साथ नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी लोग संजीव बालियान की बुराई गाली देते हैं, उमेश मलिक के साथ बदतमीजी हुई, प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? प्रदेश में, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका मैसेज ये गया है
कि संजीव बालियान की प्रदेश सरकार में कोई वैल्यू नहीं है, प्रदेश सरकार संजीव बालियान को कुछ मानती नहीं, इनकी इज्जत बेइज्जती को मानती नहीं। जब इनकी इज्जत बेइज्जती कोई नहीं मानने की तो इनके समर्थकों की, इनके कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू होगी? जब केंद्रीय राज्य मंत्री को दुनिया चोर कह के आज़ादी से घूमेगी, एक विधायक की गाड़ी तोड़ के दुनिया आज़ादी से घूमेगी, गाड़ी देने वाले आज़ादी से घूमेंगे और वे बस योगी जी को गाड़ी नहीं देंगे, सुरेश राणा को गाड़ी नहीं देंगे और वे आज़ाद खुशी से घूमेंगे, तो इसका मैसेज सीधे सीधे जाता है कि प्रदेश सरकार खुद चाहती है कि पश्चिम से नेतृत्व ना उभर पाए और पश्चिम घाटे में जाए। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि प्रदेश सरकार बीजेपी पश्चिम में घाटा उठाने के लिए तैयार बैठी है, ऐसा उन्होंने विचार बना लिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता अगर किसी जाट नेता की बात आती है, आज भी जब जाटों के नाम पे वोट मांगा जाता है तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं सबसे आगे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी जाट नेता की बात आती है कि बड़ा जाट नेता कौन, तो भीड़ कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के नेतृत्व में ज्यादा जुटती है। देखिए, जाट ऐसी बिरादरी है जिसे मजबूत नेतृत्व पसंद है। जो व्यक्ति मजबूती से अपनी बात रख सकता हो, अपनी बात मनवा सकता हो, आदमी नेतृत्व उसके नीचे, उस झंडे के नीचे हम लोग जाट बिरादरी जाना पसंद करती है। पूरे पश्चिम की बात है, ये केवल जाट बिरादरी की बात नहीं है। अब त्यागी समाज को ले लीजिए, ठाकुर समाज को ले लीजिए, इनफैक्ट ब्राह्मण समाज को ले लीजिए। हमें नेता वो पसंद है जो ना केवल मजबूत बात कहे, अपनी बात को मनवाने का दम भी रखे। दुर्भाग्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को आज भी नेता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने दूसरे जो नेता हैं उन लोगों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलती नहीं है। उन लोगों के कार्यकर्ता पिटते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पिटते हैं, बीजेपी के विधायक की गाड़ियां टूटती हैं और बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता हाथ जोड़ो अधिकारियों के सामने फिरो जा कि हमारी कोई सुन लो, सुनवाई कर लो। जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही तो भाई चौधरी, जयंत चौधरी क्या बुरा है? वो तो विपक्ष में बैठा है। जब वो आके अपनी बात यहाँ पे बड़े मजबूती से रख दे तो लोग इस वजह से उसे नेता मान रहे हैं। तो क्या लग रहा है संजीव बालियान के लिए चुनाव इतना आसान होगा अब की बार? देखिए, चुनाव आसान कोई सा नहीं होता, चुनाव आसान कोई सा नहीं होता। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एकमात्र बुलंद आवाज है जिसे दबाने की कोशिश चारों तरफ से हो रही है। हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, जिन्हें समाज का ज्ञान है, जिन्हें इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, जिन्होंने देखा है बदलाव किस प्रकार से संजीव बालियान अपने विजन की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपनी शिक्षा की वजह से क्षेत्र में लाने में कामयाब हुआ, ऐसा आज तक कोई और नेता ना तो कर पाया और ना हमें कोई और ऐसा नेता नजर आया, चाहिए विदेश से पढ़ के आए हुए जयंत चौधरी हों। आज तक उनकी एक भी बात में मुझे विजन नजर नहीं आया। संजीव बालियान चाहे लोगों के काम करवा पाता हो ना करवा पाता हो, पर्सनली लोग चाहे उससे कितने भी नाराज हो कि भाई हमारा वो काम नहीं करवाया, हमें वहाँ थाने से नहीं छुड़वाया, हमारे ये काम नहीं हो पाए, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए, अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर एकमात्र कोई उम्मीद की किरण है, वो केवल और केवल डॉक्टर संजीव बालियान है। आपको नहीं लगता इस बार जो है जातिगत फैक्टर काम करेगा? क्योंकि आपने देखा जाट ज्यादातर नाराज, ठाकुर ज्यादातर नाराज, त्यागी ज्यादातर नाराज। अभी खतौली में चुनाव हुआ था, उसमें भी आपको देखने को मिला। देखो, खतौली के चुनाव की मैंने आपको पहले ही बता दी, लोग कैंडिडेट से भी नाराज थे और पार्टी की जो बातें थी उनसे भी नाराज थे। इस बार पार्टी को सिग्नल देना चाहते थे कि पार्टी के दिमाग तक ये बात पहुंचे कि गलत कैंडिडेट और गलत नीतियों का हम जवाब देना जानते हैं, इससे सरकार बनने बिगड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। इस वजह से इस तरह की वोटिंग हुई। खतौली का चुनाव वोटिंग कम पड़ने की वजह से भी ये हारे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का वोटर वोट डालने और डलवाने में दोनों में ही उदासीन था, इस वजह से खतौली की हार हुई है। परंतु जहां तक डॉक्टर संजीव बालियान की बात है, देखिए पर्सनली किसी के क्या संबंध है, क्या काम हुए क्या नहीं हुए ये तो मैं नहीं जानता, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे पश्चिमी क्षेत्र के विकास के लिए अगर एकमात्र उम्मीद की किरण कोई है तो वो डॉक्टर संजीव बालियान है। विकास हो रहा है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि वो जो विरोधी हैं वे ये नहीं चाहते कि पश्चिम से इतना मजबूत एक नेतृत्व उभरे जो एक दिन प्रदेश पर राज करे। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है डॉक्टर संजीव बालियान के नाम से। आप ये बात देखिए कि वो ये अकेला एक ऐसा नेता है पश्चिम का जो हाई कोर्ट की बेंच के लिए मांग रखता है। ये अकेला ऐसा एक नेता है जो यूँ कहता है कि मैं अपनी कुर्सी भी छोड़ने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री तक छोड़ने के लिए तैयार हूँ इस मांग के लिए।
किसी और पार्टी, जयंत चौधरी जी के पिताजी के साथ हम कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए थे अपने छात्र जीवन में। हम कहते थे कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, हरित प्रदेश बनाओ, हाई कोर्ट की बेंच लाओ। उन्होंने हाथ मिला लिए थे, कांग्रेस से एकदम भूल गए थे। जयंत चौधरी जी की भी आज की तारीख में हिम्मत नहीं है कि मुझे मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच के बारे में बात कर ले। और ये आदमी अपनी पार्टी के विरोध होने के बावजूद, अपनी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो पूरब में बैठे हैं उनके विरोध, उनकी गालियां खाने के बावजूद पश्चिम में हाई कोर्ट की बेंच की मांग रखता है। कम से कम इतनी तो दम रखता है। और अगर हमने इसके हाथ प्रबल किए, मेरे जैसे लोग, हम चाहते हैं कि हम इसके हाथ मजबूत करें और ये ना केवल प्रदेश का, देश के लिए नेतृत्व बनकर पैदा हो। इस वजह से हम इसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपको लगता है जयंत चौधरी इस बार कड़ी टक्कर देंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 0 से 5 विधायक भी हो गए, लोकसभा में भी उनका जादू चलने वाला है इस बार। देखिए, जयंत चौधरी जी को खुद में को भरोसा नहीं है कि वे टक्कर देंगे। अगर उन्हें खुद को भरोसा होता तो राज्यसभा के रास्ते संसद में नहीं जाने थे। वे लोकसभा इलेक्शन का इंतजार करते, उन्हें खुद में भरोसा था। और अगर उन्हें खुद में भरोसा है तो मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को कि चारू भाभी को टिकट दे के बुलावें। मैं मान जाऊंगा अगर चारू भाभी यहाँ से मुजफ्फरनगर से लड़े और जीत जाए। मैं चैलेंज देता हूँ। अच्छा, चर्चा हरेंद्र मलिक की चल रही है उनके सामने कि हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ेंगे। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा, वो कह रहे थे कि इस बार संजीव को 10 बजे तैयार देंगे। इस तरह की बातें बहुत से लोग करते रहते हैं। हरिंदर मलिक जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि एक बार अनुराधा चौधरी जी संयुक्त कैंडिडेट थी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की। उस समय ये चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और ये केवल और केवल उन्हें हराने के लिए कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे। तो ये तो जयंत चौधरी के कैसे हो गए? ये तो चौधरी अजीत सिंह के नहीं हुए। चौधरी अजीत सिंह के कैंडिडेट को लड़ाने के लिए जो व्यक्ति इलेक्शन लड़े हों, आज वो जयंत चौधरी के हो जाएंगे। इनके अगर जयंत चौधरी हरिंदर मलिक को टिकट देते हैं तो यह ध्यान रखें, इस बात को, इतिहास को याद रखें कि जो आदमी पहला धोखा दे चुका, क्या वो भविष्य में धोखा नहीं देगा दोबारा से। अच्छा, किसानों के मुद्दे की आपने बात करी। अभी संजीव बालियान एक गौशाला का वो लेके आए हैं, वो पास भी हो गया। वो कह रहे थे कि अक्टूबर तक कोई भी आवारा पशु सड़क पे दिखाई नहीं देगा। बिजली के बिल अभी सरकार ने माफ कर दिए कि कोई बिल नहीं लिया जाएगा। फिर मुद्दा बचा गन्ने के परमिट का। तो आपको क्या लगता है, क्या किसान खुश होगा, वोट देगा इस बार, नहीं देगा, या फिर भी मुद्दा ही रह जाएगा? देखो भाई, किसानों के 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये गौवंश, हमारे में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर वो बनती है गौशाला, तो ये बात मैं 100% मानता हूँ कि वो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। परंतु उसमें अडंगा कौन दे रहा है, इस चीज़ को भी आप देख रहे हैं। उसमें अडंगा दे रहे राष्ट्रीय लोकदल के नेता, उसमें अडंगा दे रहे टिकैत वाली जो भारतीय किसान यूनियन है। क्यों दे रहे भाई अडंगा? इन्हें सहयोग देना चाहिए इसमें नहीं क्या? ये मैं किसानों से, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो कृषक हैं हमारे तुम्हारे जैसे, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि भाई गौशाला बनेगी, क्या तुम्हारे हमारे खेत के लिए फ़ायदा नहीं होगा? क्यों नहीं बनने देना चाह रहे गौशाला? केवल इसलिए कि संजीव बालियान को हराना है? क्या एक संजीव बालियान को हराने के लिए हजारों किसान अपनी रोजी रोटी, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार है? और क्यों भाई संजीव बालियान से ऐसी दुश्मनी क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे आके खड़ा हो जाता है, हमारी शादी ब्याह में सब जगह आके खड़ा होता है। हम सबके पास नंबर है, जिसका जी करे फ़ोन करके धमका भी ले कि भाई बीज ढंग का नहीं आया। वो बेचारा माफ़ी मांगता है, जी मैं आगे से कोशिश करूँगा ढंग का बीज आवे, ढंग का फर्टिलाइजर आवे, केवल इसलिए क्योंकि वो हमारी चुपचाप सुन ले। अगर ऐसी बात है तो भाई अंधेर नगरी आवेगी, ध्यान रखियो।